नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। योगी आदित्यनाथ होंगे उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला। कल शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत। सतपाल महाराज समेत 9 मंत्रियों ने ली शपथ। प्रधानमंत्री समेत बड़े नेताओं ने की शिरकत। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मारे गए 5 नक्सली। हथियार और गोला बारूद बरामद। सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल। यात्रा प्रतिबंध आदेश पर ट्रंप प्रशासन और अदालत आमने सामने। रोक को चुनौती, कोर्ट ने बताया था मानवाधिकार का उल्लंघन। और रांची टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा का शानदार शतक। ऑस्ट्रेलिया से अब 91 रन पीछे भारत। पहली पारी में 4 विकेट शेष। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। लखनऊ में आज हुई बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इससे पहले दिल्ली से लेकर लखनऊ में बैठकों के कई दौर चले। शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। इसमें प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। चुनाव नतीजों के एक हफ्ते बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की गई। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। इससे पहले दिल्ली से लेकर लखनऊ में पार्टी नेताओं के बीच बैठकों के कई दौर चले। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। वहीं दिल्ली से लखनऊ पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ और वेंकैया नायडू के बीच बैठक हुई। रविवार को लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता शिरकत करेंगे। करीब 15 साल बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 325 सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें बीजेपी की 312 सीटें शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे और 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में एक मेरा नाम है, एक दिनेश शर्मा जी का नाम है। मैं एकदम सम्मान पार्टी का काम करता हूँ। जो भी जिम्मेदारी मिली है उनको हृदय से सम्मान से स्वीकार करता हूँ। लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो वादा किया वही हमारी प्राथमिकता। और योगी आदित्यनाथ फिलहाल गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। वे 1998 से लगातार गोरखपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं। 2014 में 5वीं बार योगी सांसद बने। उनके गुरु अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी शुरू हुई। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ पहली बार संसद पहुंचे तो वो सबसे कम उम्र के सांसद थे। उस वक्त उनकी उम्र महज 26 साल थी। और इस वक्त इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विशाल दहिया जुड़ चुके हैं। विशाल, मुझे याद है चुनाव के दौरान जब आपने योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू किया था तो उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया था कि वो सीएम की रेस में नहीं है और ऐसा कोई इरादा भी नहीं रखते हैं। फिर अचानक ये राजनीति में परिवर्तन किस तरह से आया? कौन सी परिस्थितियों ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया है?
जी बिल्कुल दीपक, देखिए इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है, और ये बात न केवल योगी आदित्यनाथ ने कही थी बल्कि यही बात हमारे इसी सवाल के जवाब में चुनाव जब चल रहा था तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी इकाई के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने भी कही थी। हालांकि लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य शायद उस वक्त ये नहीं जानते होंगे कि उनका नाम सबसे आगे चलेगा और आखिरी वक्त पर उनको उप मुख्यमंत्री पद के लिए एक सेटल होना पड़ेगा और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छोड़नी पड़ेगी। ठीक वैसा ही योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कहा जा सकता है, लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री के लिए चुनाव की बात है कि कौन मुख्यमंत्री बना और कैसे बना, तो ये पिछले 3 से 4 दिन में जिस तरह से जो घटनाक्रम रहा है उसमें काफी तेजी से बदलाव आते रहे हैं। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य का नाम चला, उसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस दौर में सबसे आगे रहे, और जब एक बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई थी अब से 2 दिन पहले पार्लियामेंट में, संसद भवन में, और उस बैठक के बाद जब बाहर निकलकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पत्रकारों के जवाब में केशव प्रसाद मौर्य से पत्रकारों के सामने कहा था कि इस बात का फैसला केशव प्रसाद मौर्य करेंगे कि कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, तो उस वक्त यह बात साफ हो गई थी तो कम से कम केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। लेकिन फिर भी कयासों का दौर चलता रहा और इसमें सबसे आगे कल देर रात तक जो नाम चल रहा था वो था मनोज सिन्हा का। केंद्रीय मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है उनके पास, उत्तर प्रदेश से सांसद भी हैं, लेकिन आज सुबह इस पूरे घटनाक्रम में काफी तेजी से बदलाव आया और योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे चला। वो सुबह गोरखपुर से एक चार्टर्ड प्लेन के द्वारा दिल्ली पहुंचे और दोपहर बाद उसी चार्टर्ड प्लेन के द्वारा वापस लखनऊ पहुंचे, विधायक दल की बैठक में शामिल हुए और उस बैठक 1 घंटे तक चली। उस बैठक में यह फैसला लिया गया एकमत होकर कि अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ होंगे और बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर वही होंगे। फिर योगी आदित्यनाथ ने उसी बैठक में लगभग 4 से 5 मिनट का अपना भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा उन 325 विधायकों को कि बहुत बड़ा प्रदेश है और मुझे आपके सहयोग की जरूरत होगी और मुझे कम से कम 2 सहयोगी चाहिए। तो ये एक तरह से एक लिखी हुई पटकथा थी, ये पहले से ही तय था कि 2 उप मुख्यमंत्री चुने जाएंगे और उन 2 उप मुख्यमंत्रियों के लिए आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जो कि लखनऊ से मेयर रह चुके हैं बीजेपी के टिकट पर, उन दोनों का नाम आगे आया। तो इस तरह से एक नेतृत्व परिवर्तन जिसे कहा जाए बीजेपी में उत्तर प्रदेश में वो हो चुका है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर कल दोपहर 2:15 पर शपथ लेंगे और उनके साथ 2 और मंत्री शपथ लेंगे जिनको के उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। इसके अलावा वो मंत्री जो कल शपथ लेंगे उनकी नामों की सूची अभी तय की जाएगी और देर रात तक वो सूची तय की जा सकती है और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो योगी आदित्यनाथ कुछ दिनों बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर सकते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा है दीपक, जिसके चलते आखिरकार बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ जो कि 5 बार से गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं और एक बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा माना जाता है उनको। वाकई में बीजेपी के लिए ये भी चुनौती होगी कि जो योगी आदित्यनाथ की छवि रही है उससे पार पाकर जो विकास के एजेंडे पर जो बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीती है उस विकास के एजेंडे को किस तरह से ले जाएगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड को त्रिवेंद्र सिंह रावत के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल गया है। उनके साथ सतपाल महाराज, प्रकाश पंत समेत 9 और मंत्रियों ने भी आज शपथ ली। इनमें 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री शामिल हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शाम को पहली कैबिनेट बैठक भी की। बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री बन गए हैं। शनिवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में हुए समारोह में राज्यपाल के पॉल ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ ही पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री के अलावा 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें 7 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री शामिल हैं। सतपाल महाराज, प्रकाश पंत, हरक सिंह रावत और मदन कौशिक को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।
इनके अलावा यशपाल आर्य, अरविंद पांडे और सुबोध उनियाल को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। रेखा आर्य और धन सिंह रावत को राज्य मंत्री बनाया गया। जनादेश ज्यादा होता है, अति विश्वास जनता का हमारे ऊपर है, तो निश्चित रूप से उस विश्वास को, उस अति विश्वास की, जनता के अति विश्वास को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। डोईवाला सीट से विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर शुक्रवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लगी थी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 70 में से 57 सीटों पर जीत हासिल हुई। 56 साल के त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला सीट की नुमाइंदगी करते हैं। वो 1983 से 2002 तक आरएसएस के प्रचारक रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहली बार 2002 में डोईवाला सीट से विधायक बने। 2007 में भी वे यहां से जीतने में कामयाब रहे। 2007 से 2012 के दौरान वे उत्तराखंड के कृषि मंत्री भी रहे। हालांकि 2012 में वो रायपुर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। 2014 में डोईवाला सीट पर हुए उपचुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर पंजाब में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कैबिनेट की पहली बैठक की। बैठक में आर्थिक मामले, किसान कर्ज और नशे के मुद्दे पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। बैठक में 100 से ज्यादा फैसले लिए गए हैं। साथ ही कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार का कार्यक्रम घोषित किया गया। पंजाब भवन में हुई बैठक में एक्साइज पॉलिसी और सरकार के खर्च कम करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही चुनावी घोषणा पत्र को लागू करने की रणनीति पर भी विचार किया गया। बैठक में कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा और के अलावा वित्त मंत्री मनप्रीत बादल और कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू शामिल रहे। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा है कि देश में सबके लिए न्याय अब भी एक सपना है। उन्होंने ये बात आज दिल्ली में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्मेलन में कही। जस्टिस खेहर ने कहा कि लंबित मामलों को तेजी से निपटाना आज सबसे बड़ी जरूरत है। साथ ही कमजोर लोगों को कानूनी सहायता और सेवाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुकदमों की सुनवाई में तेजी आनी चाहिए ताकि मुकदमे जल्दी निपटाए जा सके। उन्होंने कहा कि अदालतों में जरूरत पड़ने पर आरोपियों को भी कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। I also take this opportunity to emphasize the need of embracing technology in our operations and management. This will enable us to enhance outreach to the needy and improve our skills in handling complex legal situations timely and effectively. बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार की योजनाओं से आम आदमी शब्द ढकने की मांग की है। पार्टी सोमवार को दिल्ली राज्य चुनाव आयोग से मिलकर ये मांग रखेगी। बीजेपी को लगता है कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को इससे फायदा मिल सकता है। दिल्ली सरकार की तमाम योजनाओं के आगे लगा आम आदमी शब्द एमसीडी चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी का प्रचार बताते हुए इसे ढकने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि ये वोटरों को लुभाने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए सरकारी योजनाओं का नाम अपनी पार्टी के नाम पर रखा हुआ है और उन्होंने जगह जगह आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे सड़कों पर भी अपने नेता की तस्वीर लगा के प्रचार कर रहे हैं, जो पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है। दिल्ली सरकार की कई योजनाओं में आम आदमी शब्द है। इनमें आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी बाईपास एक्सप्रेस बस सर्विस, आम आदमी पॉली क्लिनिक और आम आदमी कैंटीन जैसी योजनाएं शामिल हैं। आम आदमी पार्टी इसे मुद्दों की कमी से जोड़ रही है। निश्चित रूप से ये इस बात को साबित करता है कि पिछले 20 साल में भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर जो दिल्ली को कचरे का डब्बा बनाया है और एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है, इससे मुंह छुपाने के लिए उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने समाजवादी एम्बुलेंस सेवा से समाजवादी शब्द ढकने के आदेश दिए थे। एमसीडी चुनाव 22 अप्रैल को होने हैं। 1 दशक से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। आगामी नगर निगम चुनाव में बीजेपी को आम आदमी शब्द से ऐतराज होने लगा है। उनका आरोप है कि पार्टी सरकार की आड़ में जनता को बरगलाने का काम कर सकती है। ऐसे में वो चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। कैमरामैन अश्वनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। आगरा में आज 2 धमाके हुए। इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन धमाके ऐसे वक्त हुए जब बीती रात आगरा के रेलवे ट्रैक के पास आतंकी हमले की धमकी वाला एक खत मिला था।
आगरा में 2 बम धमाकों के बाद पुलिस जांच में जुटी है। एक धमाका आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 के पास हुआ, दूसरा विस्फोट ख्वाजा सराय इलाके में एक मकान में हुआ। इन धमाकों में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी हैं। हमारे एक्सपर्ट जो है वो, क्योंकि कोई बहुत डैमेज नहीं है, बस मात्र एक छोटा सा छेद हुआ बस उस शेड में, और ऐसे ही वहाँ पर हुआ एक छोटा, लेकिन धुआं, ये दोनों फिनोमेना है कि आवाज और धुआं, डैमेज कुछ नहीं है। आगरा से 20 किलोमीटर दूर भांडाई रेलवे स्टेशन के पास बीती रात रेल लाइन पर बड़ा पत्थर मिला था। अंडमान एक्सप्रेस के ड्राइवर ने समय रहते पत्थर देख लिया और इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। इससे बड़ा हादसा टल गया। रेलवे लाइन के पास एक खत भी मिला जिसमें आतंकी हमले की धमकी दी गई थी। पत्थर टूट गया, कोई विशेष वो नहीं है। उसमें एक लेटर भी मिला है, उसके बारे में जरा उसका अध्ययन करके बताएंगे। क्या जांच का विषय है, बताते हैं उसके। वैसे कोई खास बात नहीं है। इससे पहले मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि आतंकी ताजमहल पर हमले की फिराक में हैं। इसके बाद ताजमहल की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन ताजमहल के पास ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद प्रभावित दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। जिले के बरडम इलाके में आज तड़के सीआरपीएफ और राज्य पुलिस का संयुक्त दस्ता नक्सल विरोधी अभियान पर निकला था, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ दंतेवाड़ा के अंदरूनी जंगलों में हुई। अतिरिक्त सैन्य बल घटनास्थल के लिए रवाना किए गए हैं। सीआरपीएफ की 111 बटालियन अभियान की अगुवाई कर रही है। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान अभी जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। Brilliant से गेमिंग चैंपियन नानी, lot more style and newer features and new color. इलेक्शंस ने हर तरफ मुझे मालूम नहीं था कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है कि वॉइस ओवर या इससे कोई आजीविका चल सकती है। मुझे कोई अंदाजा नहीं। एज इज नो कंसिडरेशन, यही तो है नई जनरेशन, क्योंकि पैशन ही प्रोफेशन है। जब स्क्रिप्ट हमारे सामने आती है तो स्क्रिप्ट अपना होमवर्क दिखा देती है, फिर हम उसमें अपना होमवर्क करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सर हमसे लोग कहते हैं आप तो बड़े क्रिएटिव फील्ड में। मैं उनसे कहता हूं कि नहीं, मैं क्रिएटिव से ज्यादा क्राफ्ट के फील्ड में हूं। नमस्कार, मैं हूं सुरजन सिंह। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। तबले की थाप में एक इतिहास का रचता जाना, खानदानी रिवायत का एक हसीन संगम। तबला और खानदानी म्यूजिक जब होता है ना, तो उसका बात तो अलग ही होती है। बिल्कुल, मैं ग्लैमर का अगेंस्ट नहीं हूँ, ग्लैमर तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ काम भी होना चाहिए। मिलिए शख्सियत में मशहूर तबला वादक पंडित अनिंदु चैटर्जी से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। दिल्ली से पाकिस्तान गए आसिफ अली निजामी और उनके भतीजे नाजिम अली निजामी के बारे में भारत के पास अभी भी पुख्ता जानकारी नहीं है। आशंका है कि उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपनी हिरासत में ले लिया है। भारत से पाकिस्तान बार बार जाने वाले लोगों में इन्हें शुमार किया जाता है। इन्हें पाकिस्तान के सूफी समुदाय के लोगों से निमंत्रण मिलते हैं जो पाकिस्तान को नागवार गुजरता है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान स्थित उच्चायोग पाकिस्तान सरकार के लगातार संपर्क में है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ संबंधों को सुधारने के बारे में दिए गए संकेत को बिगाड़ने की नीयत से की गई कार्रवाई के रूप में भी इसे देखा जा रहा है।
हम लोग दरगाह वाले लोग हैं, हम लोग किसी एक्टिविटी में नहीं रहते, सूफी लोग हैं, ना किसी सियासत से हम लोगों का कोई काम है, तो लिहाजा हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे जो कज़न हैं और मेरे फादर हैं उनको जल्द से जल्द जो है मुल्क भेज दिया जाए वापस। JKLF प्रमुख यासीन मलिक को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 9 और 12 अप्रैल को श्रीनगर और अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव होने हैं और कई अलगाववादी मतदाताओं से इसका बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। बहिष्कार अभियान में सक्रिय भूमिका के आरोप में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया। JKLF कार्यकर्ताओं और सैयद अली शाह गिलानी के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घटक ने कल रैली कर संयुक्त चुनाव बहिष्कार की शुरुआत की। रैली ने गांदरबल और बडगाम जिले पहुंचकर लोगों से सतर्क रहने और आगामी चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही परस्पर हित से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी चर्चा की। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सार्कोजी ने प्रधानमंत्री को नोटबंदी की सफलता के लिए बधाई दी है। साथ ही हाल ही के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सफलता को लेकर भी बधाई दी। इससे पहले कल सार्कोजी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा था कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। सार्कोजी का मानना है कि चीन को भी आतंकवाद के बारे में अपना नजरिया साफ करना चाहिए। निकोलस ने कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान में से उन्हें किसी को चुनना होता तो वो भारत को प्राथमिकता देंगे। भारत ने आतंकवाद और अति चरमपंथ का समर्थन करने वाले देशों को राष्ट्रमंडल समूह की सदस्यता के अयोग्य ठहराने की मांग की है। फिलहाल किसी भी देश को राष्ट्रमंडल समूह से हटाने के 8 आधार हैं, जिनमें आतंकवाद का समर्थन शामिल नहीं है। भारत के मुताबिक इसे भी उन आधारों में शामिल किया जाना चाहिए। लंदन में राष्ट्रमंडल मंत्री स्तरीय कार्रवाई समूह की बैठक में भारत ने यह बात रखी। इसके अलावा पाकिस्तान के विरोध के बावजूद भारत बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई को बैठक के एजेंडे से बाहर करने में भी कामयाब रहा। वहीं भारत मालदीव के साथ भी सहयोग बढ़ाएगा, जिसने पिछले साल राष्ट्रमंडल समूह छोड़ दिया था। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर कर रहे हैं। भारत ने रूस के साथ Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के रखरखाव समेत 2 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। समझौते के मुताबिक रूस की दिग्गज कंपनियां यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन तकनीकी मदद मुहैया कराएंगी, साथ ही 5 साल तक रखरखाव सेवाएं प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली और रूस के व्यापार मंत्री डेनिस मेंतुरोव की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में यह समझौता हुआ, जबकि दूसरा समझौता HAL और JSC यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन के बीच रूस निर्मित इंजनों के कल पुर्जों की आपूर्ति के लिए किया गया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए संशोधित यात्रा संबंधी आदेश पर रोक लगाने वाले मैरीलैंड कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। न्याय विभाग ने मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट जिला कोर्ट में अपील दायर की है। मैरीलैंड और हवाई राज्य की अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के यात्रा संबंधी उस आदेश पर रोक लगा दी थी। इसमें ट्रंप ने 6 मुस्लिम देशों के यात्रियों और शरणार्थियों को अमेरिका में अस्थायी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रंप ने यह आदेश 6 मार्च को दिया था। इस आदेश को 16 मार्च से ही लागू किया जाना था। हालांकि संशोधित यात्रा बैन के प्रभावी होने के कुछ घंटे पहले इस पर 2 राज्यों की अदालत ने रोक लगा दी। इन कोर्ट्स का मानना है कि संशोधन के बाद भी आदेश भेदभावपूर्ण है। ये अमेरिका के लोकतांत्रिक और मानवाधिकार मूल्यों के खिलाफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और 6 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका में दाखिल होने पर 90 दिन की पाबंदी लगाना चाहते हैं। साथ ही शरणार्थियों पर भी 120 दिन के प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। इससे पहले जनवरी में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी तरह का आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इराक के सैनिक मोसुल के पुराने शहर में पहुंच गए हैं। इराकी सैनिकों ने आतंकी संगठन IS की पकड़ वाले इस इलाके पर कब्जे के लिए तेजी से अभियान चलाने का ऐलान किया है। हालांकि खराब मौसम की वजह से इसमें इराकी सैनिकों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मोसुल के पश्चिमी क्षेत्र को फिर अपने कब्जे में लेने के लिए 19 फरवरी को इराक में सैन्य कार्रवाई शुरू की गई थी। ये क्षेत्र IS गुट का आखिरी प्रमुख शहरी ठिकाना है। इराकी सेनाओं का कहना है कि खराब मौसम के कारण हवाई मदद मिलने में बाधा के बावजूद
उन्होंने आसपास के कई इलाके अपने कब्जे में ले लिए हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में मूसलाधार बारिश से हालात बदतर हैं। यहां अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग बेघर हुए हैं। अल नीनो की वजह से ये स्थितियां बनी हैं। पेरू के कारपोंगो शहर में रस्सी के सहारे नदी पार करते ये लोग। पिछले 2 दशक में सबसे भयंकर बारिश के बाद यहाँ हालात बेहद खराब हैं। घर और सड़कें कीचड़ से भरी हुई हैं। बारिश से 1 लाख से ज्यादा घर बर्बाद हो गए हैं। 115 से ज्यादा पुल तबाह हो गए। बाढ़ से 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह अल नीनो है। अल नीनो से प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो जाता है। अगले 2 सप्ताह तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। Firmar hoy un decreto de urgencia, un decreto supremo. बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाने पर जुटा हुआ है। इससे पहले 1998 में ऐसी ही बारिश आई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात क्रिकेट की। रांची टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 6 विकेट खोकर 360 रन बना लिए हैं। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी से 91 रन पीछे है। आज दिन भर के खेल में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज सिर्फ 5 ही भारतीय बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाब रहे। चेतेश्वर पुजारा 130 और रिद्धिमान साहा 18 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। पुजारा ने आज टेस्ट क्रिकेट में 11वां शतक पूरा किया। उन्होंने अपनी पारी में अब तक 17 चौके लगाए हैं। भारत ने आज पहले सत्र में मुरली का विकेट गंवाया। मुरली विजय 82 रन बनाकर आउट हुए। कीफ की गेंद पर स्टंप आउट हुए। मुरली विजय ने पुजारा के साथ देते हुए दूसरे विकेट के लिए 102 रनों की साझेदारी की। दूसरे सत्र में अजिंक्य रहाणे 14 और विराट कोहली 6 रन बनाकर आउट हुए। कोहली को कमिंस ने आउट किया। कोहली इस सीरीज की 5 पारियों में एक बार भी 20 रन का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं। करुण नायर सिर्फ 23 रन का योगदान दे पाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।